दीपस्तंभ फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। मैं समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल के सभी पदाधिकारियों का तथा दूसरे कम्युनिटी के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का, प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा एक बार फिर, जिनमें मिस्टर एन अन्नावरम जो इस डिस्कशन को मॉडरेट कर रहे हैं, और इनके साथ मिस्टर अनिल अनेजा जी, पीएचडी, प्रेसिडेंट ऑफ एआईसीबी, और इनके साथ मिस्टर सत्येंद्र सिंह, डायरेक्टर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इनके साथ मिस्टर अजय अरोड़ा जी, आईएएस, और साथ ही जो दूसरे गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, मिस्टर गौतम अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी एनएफबी कर्नाटका, और मिस्टर केवीएस राव, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इनके साथ मिस्टर महांतेश, मैनेजिंग ट्रस्टी, समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल, मिस्टर मुरलीधरन विश्वनाथ, जनरल सेक्रेटरी एनपीआरडी, मिस्टर निपुन मल्होत्रा, फाउंडर निपमैन फाउंडेशन। जितने मैं नाम लेता रहूं, बहुत लंबी लिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोगों के we all say good morning to everyone. I think we have very reputed guests with me. Without wasting much of your time, this is Empowering Disability in Rising India. What we'll do, we have very limited time, but very important speakers. I'll put 3 questions to all of them. Once they answer those questions, they'll get 10 minutes all put together. For one question, ये प्रश्न के लिए 3-3 मिनट सभी लोगों को मिलेंगे, 4 लोगों को, और ये प्रश्न वो लोग उत्तर देने के बाद आपके लिए 10 मिनट रहेगा ऑडियंस के लिए. We have to finish, I have a mandate that we have to finish this discussion in 1 hour. और वो ठीक है सब लोगों के लिए? Shall we do this? Okay, we'll take 10 minutes to answer my questions and then we'll come back to you. Please reserve your questions. The audience will get 4 or 5 questions. All put together they will answer in 5 minutes. मेरा पहला very simple question है, क्योंकि ये academic discussion नहीं है, non-academic बनाएंगे. मैं नहीं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये सब एक कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम हो रहा है. तो मेरा प्रश्न ये होगा, असल ये बात क्या है, एम्पावरमेंट क्या होता है? When it comes to disability, सब लोग ये बात बहुत सालों से ये बात हम सुन रहे हैं, लगभग 5 दशकों से ये बात सुन रहे हैं, एम्पावरमेंट. When it comes to disability, ये एम्पावरमेंट की बात होता क्या है, करते क्या है ग्राउंड पे, और इस बात को क्या समझते हैं? I wish to start with Dr. Professor Satyendra Singh. थैंक यू सो मच अन्नावरम जी, और बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है. हम अक्सर सुनते हैं एम्पावरमेंट होता क्या है, तो एक 2 बड़े छोटे से मैं उदाहरण देता हूं कि एम्पावरमेंट होता क्या है और उसके क्या मायने होते हैं. अभी हमने बात सुनी कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी को काफ़ी मोटिवेट किया जा रहा है, जॉब्स की बात की जा रही है कि आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन लाएं और सरकार आपको मदद करेगी, कॉर्पोरेट्स मदद करेगी. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब किसी इंसान को विकलांगता हो जाती है, एक्वायर्ड डिसेबिलिटी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, एक एग्जांपल लेते हैं. एक डॉक्टर है, एमबीबीएस की उसने पढ़ाई की है, मेडिकल डॉक्टर बन गया है, और उसको हो गई है एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. ही हैज नाउ कंप्लीटली बिकम ब्लाइंड. सरकार ने काफी पैसा लगाया है उन पे ताकि वो डॉक्टर बन सके. सवाल ये है कि क्या वह डॉक्टर जो कि अभी एक दृष्टिबाधित है, 100% ब्लाइंड है, क्या साइकियाट्रिस्ट बन सकता है? और ये असली का एग्जाम्पल है, क्योंकि मुंबई में ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ डॉक्टर हु वांट्स टू बिकम साइकियाट्रिस्ट.
लेकिन उन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, पीजी का, उनको रैंक अच्छी आई, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने उनको मना कर दिया। उन्होंने अपना मामला रखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि मैं डॉक्टर हूं, क्या डॉक्टर होने के लिए, साइकियाट्रिस्ट होने के लिए जरूरी है कि आपकी आंखों की शक्ति हो? ये हमारा जो माइंडसेट है, जो कि एबलिस्ट होता है, वो सोचता है कि शायद देखने की शक्ति सबसे सर्वोपरि है, सुनने की शक्ति सबसे सर्वोपरि है, चलने की शक्ति सर्वोपरि है। एम्पावरमेंट के मायने होते हैं कि जब आपने किसी चीज को करने की ठान ली है और आप उस चीज को कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, तो आपके रास्ते में बाधाएं नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बड़ा छोटा सा देता हूं कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, हर जगह आप जाइए आपको क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। हमारे नए डिसेबिलिटी मैनिफेस्टो में भी क्लाइमेट चेंज रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें विकलांगता की, डिसेबिलिटी की, एक टर्म है जिसको मैं बोलता हूं इको एबलिज्म। एक तरफ हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ हम बैन कर देते हैं स्ट्रॉज को, प्लास्टिक स्ट्रॉज को, which are very important for somebody like Nipun Malhotra or other people who cannot use their hands. क्लाइमेट चेंज की हर सारी मिनिस्ट्रीज बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो कि 2015 में आया था, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो कि 2018 में आई थी, एक 67 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, एक 312 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। इन दो मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में यू विल नॉट फाइंड the word disability anywhere. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, जो हमारी सबसे बड़ा पॉलिसी थिंक टैंक है डिसेबिलिटी का, उसमें 67 मेंबर्स हैं, 66। सारे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी उसमें इन्वॉल्व हैं। जो मिनिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विच डायरेक्टली डील्स विद क्लाइमेट चेंज। तो सिंपल मायनों में जब मैं कह रहा हूं एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के सही मायने होते हैं कि जब आपके लिए, मेरे लिए, विकलांगजनों के लिए पॉलिसी बनती हैं, वो फैसला उनको उन लोगों के साथ करना चाहिए। नहीं तो जो होगा, मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो सीआरपीडी की रिपोर्ट है, कंट्री रिपोर्ट भारत की, उस पर यूनाइटेड नेशंस की कम्युनिटी ने कहा है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं, दे आर हेविली बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। अभी हम असेसमेंट गाइडलाइंस दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगी, लेकिन जो कमेटी बनी थी अगेन, उसमें डॉक्टर जरूर थे, बट देयर वाज नॉट ए सिंगल डॉक्टर और नॉट ए सिंगल हेल्थ प्रोफेशनल विद डिसेबिलिटी। तो एम्पावरमेंट के मायने मेरे लिए हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। थैंक यू वेरी मच। निपुण जी। थैंक यू। आई थिंक मेरी आवाज ऑडिबल है? इज माय वॉइस ऑडिबल? माइक के पास आ जाता हूँ। या नहीं, थैंक यू अनुपुन। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने एम्पावरमेंट का जो जवाब दिया है, और सत्येंद्र सिंह इतने पावरफुल स्पीकर हैं कि उनके बाद किसी को भी स्पीच करने के लिए तो डर लग जाता है कि क्या बोलेंगे। बट आई थिंक एम्पावरमेंट इज समथिंग जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि पैनल एम्पावरमेंट से शुरू हो रहा है। एंड एम्पावर्ड मेनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यही है कि हम कोई चीज़ में ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। यहाँ पे बहुत विजुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ मुझे लोग दिख रहे हैं। आजकल दुनिया पूरी ऐप्स की दुनिया हो गई है। काफ़ी लोग इतना शो ऑफ करते हैं कि हम 10 मिनट में कोई ग्रोसरी घर बुला लेते हैं, कुछ डिलीवरी घर बुला लेते हैं। बट क्या आप लोगों को वो राइट अभी पूरी तरीके से मिल रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मोस्ट ऐप्स इन इंडिया आर स्टिल नॉट एक्सेसिबल टू पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। इन ऐप्स को अप्रूवल ही क्यों मिलती है ऐप स्टोर्स में कि डाउनलोड हो पाए, जब तक वो 100% एक्सेसिबल ना होए। भारत की इकोनॉमी बोला जाता है कि अब दुनिया की कुछ सालों में थर्ड या फोर्थ मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगी। पर WHO बोलता है कि 16% दुनिया की पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। क्या विद 16% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हम डिसेबल्ड को निगलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं? और ऐसी सुपर पावर बनने का कोई फायदा भी है क्या? तो आई थिंक मेरे लिए एम्पावरमेंट यही है कि हम पूरी दुनिया से बैरियर्स हटा दें। पिछले हफ्ते ही मैं एक कॉलेज गया था एक टॉक देने के लिए, और मैं टॉक देने गया था एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। और आप लोगों को हैरानी होगी कि जिस ऑडिटोरियम में वो टॉक था, वो ऑडिटोरियम ही डिसेबिलिटीज के लिए, और मैं उस ऑडिटोरियम के अंदर घुस ही नहीं पाया। वैसे ही मेरे ख्याल से एक्सेसिबिलिटी के बारे में लोग समझते नहीं है, या भूल जाते हैं, या
इंटरेस्टेड नहीं होते, और जब तक एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान की पूरी एक प्रॉब्लम सॉल्व ना होए, तब तक पर्सन विद डिसेबिलिटी पूरी तरीके से एम्पावर नहीं हो सकते हैं। मेरे ख्याल एक और चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बात होती है। काफ़ी कंपनियां बोलती हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अगर हम एम्प्लॉय करें तो हमारी अट्रिशन कम हो जाती है। अट्रिशन मतलब हमारे लोग हमारी कंपनी ज़्यादातर छोड़ते नहीं हैं। हाँ, कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, बट आपने ये सोचा कि ये कारण क्यों है? ये कारण है क्योंकि हम एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक कंपनी में घुसते हैं तो सेटल हो जाते हैं कि शायद उससे अच्छी कंपनी हमें कोई ना मिले। ये भी एक लैक ऑफ एम्पावरमेंट है उस हिसाब से। हमें एक सिचुएशन जहाँ हम हर इंडस्ट्री में एक या दो कंपनियां जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉय कर रही हैं और बाकी भूल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रू एम्पावरमेंट यही है कि हम कहीं भी जा पाएँ और चूज ना करें कि हमें इस मार्केट जाना है या ये ऐप चूज करनी है क्योंकि एक्सेसिबल है और बाकी ना होए। हम यू चूज ना करें हमें इस एक कंपनी या कंपनी बी में काम करना है क्योंकि कंपनी सी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉय नहीं करती। एंड तो यही है, आई थिंक इट्स अबाउट हैविंग मोर चॉइसेस। एंड जब तक आई थिंक वो ना होए और हम एक पूरी कंप्लीट लाइफ ना जी पाए, तब तक इंडिया में पूरी एम्पावरमेंट नहीं होगी। थैंक यू। मुरलीधरन साहब से पूछो। हेलो, आई एम जस्ट सत्येंद्र ने काफ़ी विस्तार से इस विषय पर ध्यान दिया और निपुण ने भी बताया। मैं केवल एक उदाहरण, जैसे सत्येंद्र का मैं भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दरअसल कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ अभी रिहा हुए डॉक्टर साईं बाबा, जो जेल से रिहा हुआ साईं बाबा आए थे। साईं बाबा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी चीज़ों पे तक ध्यान आकर्षित नहीं किया। He actually emphasized on one aspect only, actually, the suffering they had to face in jail. जेल में जो सफरिंग उनको because of inaccessibility of the jail, he was totally undignified treatment था उनका। He had to be lifted to the toilet. उनके wheelchair accessible नहीं तो he is actually at one point of time is access to a wheelchair itself। तो दो आदमियों के मदद से टॉयलेट जाते थे, दो आदमियों की मदद से नहाने जाते थे, and entire this thing was totally inaccessible। And he narrated various things during his 20 minutes presentation. I'm not going to that। He was disempowered because of the inaccessibility of the jail premises, totally undignified treatment था। This is just one example. I'm just adding to what Satyendra said and Nipun also said। Access एक बड़ा एक चीज़ है। 2015 में हमने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की घोषणा की थी, बड़े पैमाने पर ये हुआ था, मगर नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज भी डिपार्टमेंट, राजेश अग्रवाल जी से चले गए, आज भी डिपार्टमेंट जो है जितना बजट, एक तो बजट आपका कम है, उस बजट में से भी पूरा आप खर्चा नहीं कर पाते। यू आर सेंडिंग द मनी बैक। सो एक्सेस के लिए जितना खर्चा करना चाहिए, एक्सेस इज वन ऑफ द, एक्सेस का मतलब केवल इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, access to employment opportunities, access to entertainment, access to various other things. Now the emphasis is actually on many ICT apps वगैरह पे emphasis है, but that is only how many people actually in this country. 70% of the people come from rural backgrounds. 70% of the people don't have access to the smartphones. Let us be very clear about it. बढ़ रहा है अभी usage बढ़ रही, that's a different thing. But these apps are accessible to only a certain section of the people. जब तक उसको you don't eliminate उसको वो access नहीं देंगे and address the main issue actually. Addressing the main issue means addressing the issue of poverty, because most of the disabled people actually come from poorer economic outcomes. उस issue को जब तक address नहीं करेंगे, you can't empower anybody. Thank you so much. अग्रवाल साहब सर। Okay. I think it's not.
नमस्कार, मैं गौतम अग्रवाल। सर, जो एम्पावरमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि जो सभी पावरफुल स्पीकर्स ने इस पर जो बताया है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग से और नया कुछ बता पाऊँगा। मेरे विचार में जो डिसेबिलिटी के जो एम्पावरमेंट का जहाँ तक संबंध है, तो जो रोड ब्लॉक्स हमारे बीच में है, जो ड्यू टू डिसेबिलिटी, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे पेमेंट का हो, एक्सेसिबिलिटी का हो, तो उन रोड ब्लॉक्स को एक सिस्टमेटिक वे से उनको रिमूव करना, और रिमूवल ऑफ द रोड ब्लॉक्स and to enable us to access in all spheres of life and participate in with equality to all our other counterparts is the real empowerment in my view. Thank you very much, Gautam. Thank you. I think, yeah. Thank you. Mike. थैंक यू गौतम जी। दोस्तों, अगर आप अटेंशन की अगर पे किए हो तो आपको दो बातें निकल के आते हैं। एक है, निपुण जी और सत्येंद्र साहब ने ये खोल के बताया था कि आपको चॉइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी में चॉइस, एम्पावरमेंट में चॉइस की बात एक होती है, और धरन साहब ने कहा ये एक्सेसिबिलिटी है, इसको एम्पावर, जब डिसेबिलिटी की एम्पावरमेंट बात आती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मेरी दूसरी प्रश्न ये होगा, आपको याद होगा अभी अभी सेक्रेटरी साहब ने उनकी स्पीच में ये कहा था, अपना सेक्टर ऐसी एक सेक्टर है जिसमें सरकार बहुत कम काम कर सकती है, ये सिर्फ आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस काम करना होता है, और आप ही अच्छा काम कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्रेटरी साहब ने कहा। मैं आप पैनलिस्ट से ये जानना चाहता हूं, जब ऑर्गेनाइजेशंस भारत में एम्पावरमेंट की काम कर रहे हैं, कहां तक आप संतुष्ट हैं? हाउ सैटिस्फाइड यू विद द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द एम्पावरमेंट? जब काम जो हो रहा है, इसमें क्या आप संतुष्ट हैं? क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मिस हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशंस की काम? डॉक्टर साहब से मैं शुरू करूंगा। थैंक यू अन्नावरन जी। ये जो आपका सवाल है काफ़ी अहम है, क्योंकि कई बार ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये मुद्दा किसका, Who are the players involved in this, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम करेंगे। जैसे हमने बात की सुगम्यता की, अब एक्सेसिबिलिटी काफ़ी एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है जो हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन, क्योंकि इसमें हमें सारी विकलांगताओं की ज़रूरतों को समझना है और उसी हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस करने हैं, जो कि इतना आसान काम है भी नहीं। जो सुगम्य भारत अभियान जो काफ़ी लॉन्च हुआ था, जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें थी, उसका जो फ्लिप साइड था वो ये था कि उसमें सारा फोकस जो था वो उन्होंने एक्सेस ऑडिटर्स के ऊपर। अब हिंदुस्तान में कितने ट्रेन्ड एक्सेस ऑडिटर्स हैं? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD जो बोलते हैं हम, या स्टेट राज्य सरकारों में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होती हैं, इनका काम क्या होता है? एक्सेस ऑडिट या एक्सेसिबिलिटी, ये इनका काम है। इनको सरकारी तनख्वाह इसी बात की मिलती है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि नई नई बिल्डिंगों का उद्घाटन होता है, स्मैशिंग बिल्डिंग्स। और मैं एग्जांपल दूंगा दो बड़ी बिल्डिंग्स का, जो कि किसी और ने नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट की हैं। नई पार्लियामेंट, क्या वो सुगम्य है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए? आंसर है नहीं। राम मंदिर अयोध्या टेम्पल, क्या वो सुगम्य है? अभी तक नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, जो भी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, प्रवासी भवन। लेकिन आप वहाँ का रैंप देखिए, इतना स्टीप रैंप और इतना फिसलने वाला रैंप है, और जबकि आपके कानून में, RPD एक्ट में लिखा हुआ है कि कंप्लीशन, कभी भी बिल्डिंग कंप्लीशन आपको नहीं मिलेगा जब तक
आप उन मानकों पर खरे ना उतरें जो आपके कानून में दिए गए हैं। पहले ये कन्फ्यूजन था कि आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो करेंगे, नेशनल बाय लॉज फॉलो करेंगे बिल्डिंग कोड की, या फॉलो करेंगे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की गाइडलाइंस, या CPWD की गाइडलाइंस, या कौन सी MOUD की गाइडलाइंस। अभी इसमें कोई संदेह नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि RPD एक्ट में MOUD की आपको यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। लेकिन उसके बाद भी जो हम देखते हैं वो यही देखते हैं। मेरे ख्याल से अभी समय आ गया है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस बिल्डिंग को ग्रीन सिग्नल दे रहा है और उसमें रेट्रो ऑडिटिंग की जरूरत है, वो सारा का सारा खर्चा उनकी तनख्वाह से, सैलरी से काटा जाए। जब तक ये प्यूनिटिव एक्शंस नहीं लेंगे, सुगम्यता एक डिस्टेंट ड्रीम ही रहेगा। निपुण जी। हाँ जी, आई थिंक आपने अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये जो अग्रवाल जी ने बोला था कि ये खाली सरकार का काम है कि ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी एक इतना इंटरसेक्शनल इशू है कि ये बेसिकली सबका ही काम है, और अगर आई थिंक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती इन दैट सेंस। सरकार के अंदर भी जब हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डाल देते हैं कि भारत पूरा एक्सेसिबल होएगा या सुगम्य होएगा। पर मेरे ख्याल से अगर हर मंत्रालय डिसेबिलिटी को ना समझे और डिसेबिलिटी के बारे में केयर ना करे तो भारत पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं हो सकता। डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी की बात की कि कोई बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए जब तक पूरी एक्सेसिबल हो, और RPWD एक्ट वो बोलता है, मैं पूरा उनके साथ अग्री करता हूँ। पर मेरे ख्याल से वो अभी खाली एक कागज पे ये बोलता है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे ख्याल से एक आधी कागज पे बोलता है और ये अभी इस स्थिति में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है? क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट बाबू कोई बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए जाता है तो वो खाली बिल्डिंग बायलॉज को देखता है। जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं वो एक स्टेट बनाती है, सेंटर नहीं बनाती, और वो स्टेट के हिसाब से वो एक अप्रूवल दे देता है। और आप लोगों को हैरानी होगी ये बात सुन के कि भारत में कोई भी स्टेट ने अपनी बिल्डिंग बायलॉज इस एक्ट के बाद चेंज नहीं की है। कोई स्टेट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे जो हमारी सेंटर में पार्टी है वो या कोई ऑपोजिशन पार्टी हो, किसी ने ये अपने बिल्डिंग बायलॉज पूरी तरीके से एक्सेसिबिलिटी के तरीके से नहीं देखे। सेंट्रल सरकार में भी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स बाकी मिनिस्ट्रीज को कई जगहों पे चिट्ठी दिखता रहता है। जैसे मेरे ख्याल से कोविड के टाइम, आप कोरोना के टाइम आपको लोगों को याद होएगा, जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दिक्कत आ रही थी ग्रोसरीज के लिए, या उनके अटेंडेंट केयरटेकर उनके घर नहीं आ पा रहे थे एक्सेट्रा, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज, गृह मंत्रालय और बाकी कई मंत्रालयों को चिट्ठियां भेजी जा रहा था, पर बाकी मंत्रालय उसके बारे में कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ों में उनकी प्रायोरिटीज थी। तो मेरे ख्याल से भारत में गवर्नमेंट की तरीके से भी पूरी तरीके से एक्सेसिबिलिटी तभी होएगा जब एक नोडल ऑफिसर डिसेबिलिटी का हर एक मंत्रालय में होए जो डिसेबिलिटी समझे और इंश्योर करे कि उस मंत्रालय में भी हर एक पॉलिसी डिसेबिलिटी की तरीके से ध्यान दी जाए। एट द सेम टाइम एनजीओज भी, मतलब बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट आई डोंट थिंक वी कैन पुट इट ऑन एनी वन एनजीओ। आई थिंक हम सबको साथ में मिलकर चलना है कि इंडिया पूरी तरीके से एक्सेसिबल होए, बिकॉज डिसेबिलिटीज इतनी ज्यादा है, डिसेबिलिटीज की नीड्स इतनी ज्यादा है। तो टिल एवरी मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट, टिल एवरी गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट एंड द सेंटर, एंड टिल ऑल ऑफ अस डू नॉट वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया एक्सेसिबल, इंडिया पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं होएगा। डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने बोला था नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, मैं उसको थोड़ा अमेंड करके बोलूंगा नथिंग विदाउट अस। आई थिंक हमें इंश्योर करना है कि हर पॉलिसी जब बने, हर इलेक्शन जब होए, कोई भी चीज जब होए, तब डिसेबिलिटी की आवाज पूरी तरीके से सुनाई दी जाए, और तभी इंडिया पूरी तरीके से एक सुगम्य देश बनेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मुरलीधरन जी। ये सवाल बड़ा पेचीदा भी है और ये भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ना। दोनों तरफ है। दरअसल एज पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड एज people activists actually we have a certain type of responsibility मैं जब कहूँगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ तक सवाल, एक तो लोगों को संगठित करना है, लोगों के इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, लोगों को संगठित करना, दैट वुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग अप दिस इश्यूज फॉर एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट। बहुत सारे मामलों में we come up with solutions also but not necessary for all of them. There are issues, we pinpoint those issues and take up with the government. Providing solutions to those is the responsibility of the government. Providing solutions to those, making adequate budgetary allocation for those are the responsibility of the government. Whether we as people who are organizing disabled people
are able to fulfill our responsibility is one thing. Whether the government on its part is discharging its responsibility is another thing. I think both ways it's not helping actually. डिसेबल अभी तो 21 कैटेगरी के डिसेबिलिटीज़ हैं, सभी अपने अपने खेमे में लगे, ऑल ऑफ देम आर वो यूनिटी नहीं है. जिस बात को निपुण पॉइंट आउट कर रहा था कि वी नीड टू एक्चुअली ऑल ऑफ अस नीड टू कम टुगेदर. देयर आर वेरियस डिफरेंसेस. एक तो डिसेबिलिटीज में अपने आपस के टकराव है, डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर ऑल्सो, दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर इश्यूज ऑल्सो. So there is a need for a cross disability movement in which people can come together, understand each other's issue and put a united, एक आवाज जो है सरकार के सामने बुलंद करने की जरूरत है, नंबर वन. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रिस्पॉन्ड. अभी कुछ कह के अनलेस अगेन आई हैव बीन एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, वी नीड टू हैव बजटरी एलोकेशंस. और ये जो बजट दे रहा है इसमें तो कुछ नहीं होने वाला. फ्रैंकली आप राव साहब भी हैं, धरियाल साहब भी, आप जानते हैं मिनिस्ट्री क्या देती है, क्या खर्चा करती है ना. अब वो जो देती है, मैं पहले भी कहा था, वो भी कह रहा हूँ कि जो देती है वो भी पूरा खर्चा नहीं कर पाती, जो इज रिटर्न बैक. सो लेट अस प्लग वो लूप होल्स जो है उसको भी बंद करने की ज़रूरत है. एंड इन्वॉल्व अस इन दोस डिसीजन मेकिंग बॉडीज लाइक सत्येंद्र एंड निपुण वर सेइंग. हमें भी नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, हमें भी उस पर शामिल कीजिए. यार हमारी ज़रूरत है क्या, उसको आप भी समझिए, उसमें शामिल कीजिए. एंड टुगेदर एक्चुअली वी कैन मूव टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर फॉर अस. गौतम जी. यस, जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि सरकार का की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए या ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए, मेरा स्पष्ट मान्यता ये है कि सरकार की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए. जैसा कि राजेश अग्रवाल जी ने बताया कि सरकार की भूमिका ज़्यादा नहीं है और एनजीओ को और कॉरपोरेट सेक्टर को की भूमिका ज़्यादा है. मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसा राजेश जी बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी MOU कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए हैं जहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर फंडिंग करने के लिए तैयार है. तो ये ठीक है कि कॉरपोरेट सेक्टर का फंडिंग को प्रमोट किया जाना तो सही है, लेकिन क्या कॉरपोरेट फंडिंग को प्रमोट करके और सरकार अपना बजट को कम कर, अगर अपना बजट कम कर देती है तो क्या ये सही हो कि इसको सही माना जा सकता है? जो RPD एक्ट के का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हो चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो बनाना है, जो रूल्स बनाने हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसके लिए इशू होने हैं, क्या वो काम सरकार का उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है या NGO की हो सकती है? वो जगह NGO कैसे ले सकती है? NGO का जो मुख्य काम है वो जो इश्यूज हैं लोगों के, जो प्राइम्स के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इश्यूज को आर्टिकुलेट कर सकती है, उनको आर्टिकुलेट करके जो सरकार के सामने उनको रख सकती है. उसके लिए उसका जो समाधान है वो सरकार को बता सकती है. उसके बेस पे सरकार को जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन सरकार का होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए. उसमें जो NGO हैं वो उसमें सहयोग करें, उसमें सहयोग कर सकते हैं. उनको इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार का जो सहयोग हो सकता है, जो एक्सपर्टाइज कंसल्टेशन हो सकता है, एडवाइज हो सकती है, वो तो दी जा सकती है. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो NGO हमारे देश में जिन परिस्थितियों में, जो ज़्यादातर NGO जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में काम कर रहे हैं, उनके पास जो रिसोर्स की लिमिटेशंस हैं, तो वो रिसोर्स प्रोवाइड कराने का काम सरकार ही कर सकती है. इतने बड़े आज जिस तरीके से जो रिसोर्स की डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर हर फील्ड में बढ़ रहा है, तो वो रिसोर्स मोबिलाइज कराने का काम सरकार ही कर सकती है. तो वो सरकार को ही करना पड़ेगा, तभी जो रियल चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वो रियल चेंज तभी आ पाएगा जब सरकार अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझे और उसे निभाए और साथ साथ में जो NGO के साथ मिलकर काम करे. ये बात एकदम सही है कि नथिंग फॉर अस विदाउट अस. तो जो भी कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है,
जो स्कीम पॉलिसियाँ जो बनती हैं उनमें सब में जो है जो डिसेबिलिटी फील्ड से जो रिलेटेड जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कंसल्टेशन हो, उनके साथ मिलकर स्कीमें बने और सरकार और संस्थाएं मिलकर काम करें, तभी रियल चेंज हमारी लाइफ में आ पाएगा। थैंक यू वेरी मच गौतम। मित्रों, और थोड़ा ध्यान पूर्वक से अगर आप सुने तो ये इसका कुछ प्रयोग आएगा। मैं एक बार निवेदन करूंगा श्रोताओं से कि बहुत बातें सुनने आ रहा है, हमको ही सुनने आ रहा है यहाँ पे। कैन वी हैव योर ऑल अटेंशन प्लीज? खास करके पीछे से कैन वी हैव योर अटेंशन? क्योंकि जो सामने बैठने वाले लोग हैं बहुत साइलेंट है, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पीछे से। मैं इसीलिए भी बोल रहा हूं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने वाला हूं, ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा। उसके बाद आप 3-4 प्रश्न आपको लिए हम टाइम छोड़ेंगे, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूं थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था। अब 2-3 अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण महीने होने वाले हैं। डेमोक्रेसी की एक बार हम इंडिया में इलेक्शंस करने वाले हैं, और इस बार ऐसा नहीं है कि इसी पहली बार डिसेबिलिटी क्वेश्चन आ रहा है। हम डिसेबिलिटी की प्रश्न इफ आई एम पिछले 2 दशकों से खास करके स्टेज पर ऊपर आ रहे हैं। 2024 इलेक्शन में अगर एम्पावरमेंट और डिसेबिलिटी और इलेक्शंस के साथ देखना होगा तो कैसे देखेंगे? क्योंकि अपने साथ जो स्पीकर पैनलिस्ट हैं, वो पैनलिस्ट ऐसे पैनलिस्ट हैं जो करंट अफेयर्स की सब फॉलो करने वाले हैं, न्यूज़पेपर्स पे लिखने वाले हैं, सरकार के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि और किसी दूसरों से हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं ये चांस ले रहा हूँ, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी अगले आने वाले इलेक्शन की अगर दृष्टि से देखना चाहें तो किस दृष्टि से देख सकते हैं? एज यूजुअल मैं डॉक्टर साहब से शुरू करें। थैंक यू अनवरम जी। तो चुनावों का माहौल अभी गर्म होने वाला है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएंगी डेट्स, और इसकी तैयारी पहले से ही डिसेबिलिटी सेक्टर ने एडवांस में कर ली है। शाम को अरमान जी भी आएंगे। सो एनसीपीडीपी ने एक डिसेबिलिटी मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें कि हमारी जो 10 डिमांड्स हैं वो दिए हैं, और साथ ही निपमैन फाउंडेशन ने भी जो बेसिक पॉलिटिकल पार्टीज से जो हमारी डिमांड्स और रिक्वेस्ट हैं उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में निपुण जी और बोलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर बोलते रहते हैं कॉन्फ्रेंसेस में और इवेंट्स में दैट कि सरकार हमारे लिए नहीं करती या जो भी चीज़ें हैं, बट आई थिंक उससे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। अगर हम देखें पिछले चुनावों में व्हाट वाज द वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ये एक एरिया है कि हम आवाज़ तो बड़ी जल्दी उठा देते हैं कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन जब हमारे पास ताकत होती है हमारे एक वोट की, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको भी कास्ट नहीं करते हैं। तो क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन के साथ चुनावों में जुड़ा हूँ, तो मेरी आपसे एक पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि सबसे पहले तो अपने वोट का पूरा फ़ायदा करें। इलेक्शन कमीशन सुगम्यता के हिसाब से काफ़ी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं विच इज़ क्वाइट रेवोल्यूशनरी इन द सेंस कि अभी तो जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ विद हाई सपोर्ट नीड्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, और जो जिनको कोविड है या जो 85 ईयर से ऊपर है वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने मत की ताकत तो को जानिए, क्योंकि जो सरकार आप चुनते हैं वही फैसले लेती है। तो पहली चीज़ तो वो है। और दूसरी चीज़, डिसेबिलिटी सेक्टर इस फील्ड में काम कर रहा है, और आज सुबह दानिश जी ने भी बोला था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी हमारी ही डिमांड होनी चाहिए अपने पंचायती एरिया से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, कि इस दिशा में वो लोग काम करें। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक ये एक बहुत टॉपिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा। भारत में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आई थिंक मुरली जी 100 के ऊपर होंगे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, मोर देन दैट, राइट? There might even be 1,000, for all you know. But to be very honest, इंडिया में जितनी नेशनल पार्टीज भी हैं
उनमें कई अलग अलग सेल्स हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ माइनॉरिटीज. फॉर एग्जांपल देयर इज नॉर्मली अ वुमन सेल. अलग अलग कास्ट के भी सेल्स होते हैं, रिलीजन के भी बेस के सेल्स होते हैं माइनॉरिटीज के लिए. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में, आई मीन एनपीआरडी इज एन एक्सेप्शन फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी, बट वो भी डायरेक्टली एफिलिएटेड नहीं है, व्हाट मोदी जी कीप सेइंग. बट उसके अलावा इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में एक सेपरेट डिसेबिलिटी सेल नहीं है. And I think that is one of the most disappointing things in India. And as persons with disabilities, हमें उसकी जरूर एक मांग करनी चाहिए in the lead up to the 2024 लोकसभा elections. Secondly, इंडिया में कैंडिडेट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को टिकट नहीं देता टू कंटेस्ट इलेक्शंस. आप सब जानते होंगे कि जब जावेद अबीजी भी खड़े हुए थे 2004 में इन इलेक्शंस, he had contested as an independent candidate. No political party unfortunately gave him a ticket. This year I think बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया जी को एक टिकट दी है, which is who's a para sports person. बट मैं जरूर होप करूंगा कि नॉट जस्ट बीजेपी बट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल द रीजनल पार्टीज एक्सेट्रा एज वेल, खाली पैरा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं पर जो डिसेबिलिटी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको भी टिकट्स दें और उनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करें. एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट इन पार्लियामेंट, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बोला, स्टेट लेवल पे, पंचायत लेवल पे एज वेल. 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मेरे ख्याल से पहली बार डिसेबिलिटी सेक्टर काफी जागरूक होकर कुछ शोर मचा रहा है. आई थिंक अरमान अली जी शाम को आएंगे, वो अपनी एनसीपीडीपी के मैनिफेस्टो की बात करेंगे, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. हर पॉलिटिकल पार्टी के पास वो जा रहा है और रिक्वेस्ट की जा रही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उस मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को इंक्लूड करे. उस मैनिफेस्टो के साथ ही एक और चीज जिसमें मेरी फाउंडेशन इन्वॉल्व है, इट्स कॉल्ड चार्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, पर जो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए है. ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है 12 पॉइंट का. ये अगले हफ्ते तक अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम सिग्नेटरीज एज वेल. हम हर एक बंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट करने वाला है उसके पास इस चार्टर के साथ जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चार्टर वो साइन करें. वो चार्टर साइन करने से हमारे ऑब्वियसली दो मकसद हैं. एक ऑफ कोर्स उनके लिए भी अच्छा होएगा कि वो डिसेबिलिटी की तरह सेंसिटाइज हों ये चार्टर साइन करके, बट सेकेंडली अगर आज वो ये चार्टर साइन करें 2 या 3 साल बाद या जब भी हम चाहें, हम उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं कि आपने अपनी इलेक्शन जब लड़ी, आप इस चार्टर के हिसाब से लड़ी और इस चार्टर के पॉइंट्स आपने अग्री किए और अब आप मुखर रहे हो जब आप अपने पार्लियामेंट में अपनी काम कर रहे हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने काम कर रहे हो. तो आई थिंक अब शोर बचने लग गया डिसेबिलिटी सेक्टर में डेफिनेटली दिस ईयर, बट आई थिंक वी ऑल नीड टू कम टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू डू मोर. वी नीड टू वोट मोर, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा, एंड वी नीड टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज कि हम भी एक आवाज हैं और हर एक वोट अगर काउंट करता है तो आप हम लोगों को क्यों बोल रहे हो वैसे. थैंक यू. ये बड़ा अहम मुद्दा है, खास करके आज के दौर में, टुडेस कंडीशंस एक्चुअली. तकरीबन अब अभी से लेकर 2 महीने तक हम चुनाव में उलझे रहेंगे. कई फेस, अभी तो कुछ सालों से कई फेसेस में चुनाव हो रहे हैं. पिछला चुनाव जो हुआ 2019 का चुनाव जो है 7 फेसेस में हुआ, तो काफ़ी लंबा टाइम होगा जिस बीच में, और सारा देश जो है इस चुनाव की तरफ पूरा देश का ध्यान होगा. इसमें एक तो जैसे इसमें हमारा पार्टिसिपेशन क्या रहेगा इसको लेकर है, ये मुद्दा है जो अनावर ने पूछा था. एक तो ये है कि वी हैव आवर ओन इश्यूज दैट वी नीड टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट दे ब्रिंग इट इन देयर मैनिफेस्टो. उनके एजेंडा में कैसे हम लाए. एक एनसीपीडी और निपमैन फाउंडेशन के अलावा एक्चुअली फर्स्ट टू एक्चुअली कम आउट विद दिस इश्यूज एक्चुअली एनपीआरडी था, जिसने पहले एक चार्टर, एक 25 पॉइंट चार्टर जो निकाला था, और उसको वी आर एक्चुअली रिलीज्ड इट एंड सेंड इट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड and state recognized political parties, because they are the one who actually would be deciding coming into power or whatever. So उनको भेजा था. बहुत सारे मुद्दे, I'm not going to all those 21 issues that are there. उसमें political participation भी एक मुद्दा है. जब political participation का मुद्दा आता है तो we only talk in terms of reservation, केवल reservation की बात करते हैं. First issue that we need to understand that we have to be political. हम पॉलिटिकल नहीं है मगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं. हम पॉलिटिकल नहीं है तो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं. सो वी नीड टू एंड डिसेबिलिटी सेक्टर, बाकी आप देखिए विमेंस मूवमेंट में हो, स्टूडेंट्स मूवमेंट में हो, यूथ में हो, दे आर ऑल पोलिटिसाइज्ड. एंड पोलिटिसाइज्ड डजंट मीन अफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. रेजिंग इश्यूज, ऑल इश्यूज आर कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स.
का मुद्दा अभी पॉलिटिक्स से परे नहीं है. It's economics that decide, it's politics that decide what we are and what we will be. So we need to first come out and take up political issue. Political issues का मतलब नहीं कि I am not talking about दूसरी चीजें होनी चाहिए, but our own interest, हमारे issues. Talk about economics. Disability का economics है कि नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसे हैं. And whenever NPRD बहुत सारे लोग जो है हम issues raise करते तो हमारा विरोध करते हैं कि भाई इसने उसकी बात की ये political है. Yes, we are raising political issues. Unless you are political, आप participate कीजिए तभी तो आपको आपकी बात सुनेंगे political parties जो आपको representation देंगे. Thank you. Gautam. Yes. जो भी सुझाव इस पे इसके जो भी रिस्पॉन्स आए हैं इस क्वेश्चन पे, मैं उनको ही आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे सुझाव हैं जो कि हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास भेज सकते हैं, लेके जा सकते हैं. उनको अपने मैनिफेस्टो में उनको इंक्लूड करने की बात भी उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन मेन बात ये है कि अगर वो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, हमारी बात को नहीं सुनते हैं, या मैनिफेस्टो में आ भी जाए कोई इशू, कोई इधर उधर कोई रख भी दे कोई इशू को, और उसको बाद में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, तो हमारे पास करने के लिए क्या है. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो पिछले साल कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटियां डिक्लेयर की थी, और उसके अतिरिक्त एक दो पॉइंट डिसेबल्स के लिए भी उसमें इंक्लूड किए थे, जिसमें एक छोटा सा पॉइंट ये था कि जो बस सर्विस है तो उसमें जो डिसेबल्स के लिए और उनके एस्कॉर्ट को भी फ्री बस ट्रैवल की फैसिलिटी देने की बात कही थी. तो वो सारी की सारी जो बाकी जो गारंटियां दी गई थी, जो बड़ी बड़ी गारंटियां थी, वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद इमीडिएट सारी सोल्व हो गई. नेक्स्ट बजट में ही सब कुछ अनाउंसमेंट हो गया और वो सभी इम्प्लीमेंट भी हो गई. लेकिन वो जो डिसेबल्ड को जो के एस्कॉर्ट को जो फ्री पास देने की बात हुई थी, वो ना उस बजट में हुआ और ना अभी जो रिसेंटली जो बजट आया है उसमें हुआ. तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा चीज़ तो डिपेंड करता है कि जो हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा का पूरा स्ट्रेंथ बेस है, जहाँ हेड काउंट्स होते हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो डिमांड के बेस पे नहीं होता है, बल्कि इन्फ्लुएंस के बेस पे होता है. जो SC ST कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो सीटें उनके लिए रिजर्व हुई है, मेरा ये मानना है कि उसके चलते उनका इन्फ्लुएंस जो बढ़ा है, उनकी जो एम्पावरमेंट ज़्यादा हुई है, वो उसके चलते नहीं हुई है, बल्कि जो SC ST का अपना जो एक वोट बैंक है, उनकी जो स्ट्रेंथ, जो नंबर की जो ताकत है, उसके चलते आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके पीछे भाग रही हैं. उनका वोट को कैप्चर करने के लिए जो भी कास्ट कम्युनिटीज हैं, तो उनको अपने साथ मिलाने के लिए वो लोग सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर को बनाने या बिगाड़ने में अहम रोल निभा सकते हैं. तो जब तक हमारा जो वोट बैंक, जो ये बात है ठीक है कि हमारा वोट परसेंटेज, जो कास्टिंग ऑफ वोट जो है वो भी कम रहता है, लेकिन पहली बात तो है कि वोट परसेंटेज ही बहुत कम है और उसमें भी वोट कास्ट कम होता है, और तो उसके कई रीजन हो सकते हैं. और अभी इलेक्शन कमीशन ने जो कई जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, उससे शायद कुछ बढ़ा भी होगा. लेकिन मेन बात, जब तक ये वोट का कंसोलिडेशन नहीं होगा, जैसे 3% 4% के हमारी जो पॉपुलेशन है डिसेबल्स की, उसके साथ में जो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी मिला लिया जाए, और जो उनके रिलेटिव है, क्योंकि सभी जो डिसेबिलिटी के चलते पूरी फैमिली इन्फ्लुएंस्ड होती है, पूरी फैमिली प्रभावित होती है, तो उन सबको मिला लिया जाए तो कम से कम भी 10% का एक वोट बैंक क्रिएट हो सकता है, अगर उसको कंसोलिडेट कर लिया जाए. और एज ए कंसोलिडेटेड वोट बैंक अगर हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें,
तो उसका एक अलग इफेक्ट हो सकता है। पार्टियां खुद हमारे पास आएंगी, हमारे वोट बैंक को मोबिलाइज करने की कोशिश करेगी। तो इस डायरेक्शन में क्या किया जा सकता है, उस पे भी हमें समझने की और बात करने की जरूरत है मेरे विचार में। थैंक यू वेरी मच। और मेरे पास प्रश्न है लेकिन मैं नहीं पूछूंगा। आई थिंक हमारे पास एक 3 या 4 प्रश्न का टाइम हो सकता है, तो मैं ये जो प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड, आप हाथ उठाइएगा। वॉलंटियर्स प्लीज, 1 or 2 वॉलंटियर्स। या के सिर्फ ये जो 4 लोग उठाए हैं, टेक द माइक टू वन बाय वन। चलन, यू टेक दिस माइक। और आप, मेरा ये एक निवेदन है, प्लीज आप सिर्फ प्रश्न पूछिएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना दे, क्योंकि जितना लोग प्रश्न पूछ सके वो लोग उनको चांस मिले। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है, कहीं एलिडिज्म नहीं आ रहा है कहीं? जैसे कि अगर मानते हैं हम, जो हमारे पॉलिटिकल जिनको पावर मिल चुकी है, या मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं, मतलब जो हमारे डिसेबिलिटी से हैं, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, एनजीओ में पहुंच चुके हैं या किसी सेल के अंदर पहुंच चुके हैं। पर्टिकुलरली हमें बात कर रहा हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बात की जाती है कि जो भी अगर हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में डिसेबल को इशू आ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, MA लेवल का। मैंने ये बात कही अनिल नेजर सर के सामने, वाइस चांसलर सर के सामने। अनिल नेजर सर यहाँ पे खड़े हैं, मुझे पता है। तो उन्होंने वहाँ पे झूठ का सहारा लिया है कि क्या कहते हैं कि अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। ऐसी अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। जो सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन पेपर मिलने में दिक्कत आ रही है वो आ रही है। इवन हमने प्रोफेसर को अगर हम बता रहे हैं तो वो प्रश्न पूछ लेना। व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जैसे कि अगर कोई हमारी अपॉर्चुनिटी वाली सेल भी बन रही है, अगर उसी के अंदर दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, डन। नेक्स्ट प्लीज। गिव इट टू द नेक्स्ट वन। I am Dr. M.P. Yadav, faculty from DU. I am floating a question pertaining to the sub-theme of the discourse, that is advocacy, awareness and accessibility, जो आपने प्रॉमिस किया था बात करने की। And accessibility for which we have to advocate doesn't remain only up to the ramps or braille signage or other things, but it pertains to access as well. And to ensure access to justice, which is the principle of non-discrimination Constitution of 2000. That is enshrined in the Article 14 of our Constitution as well. तो reasonable accommodation नहीं होता है तो access to justice is not ensured. To ensure access to justice, reasonable accommodation देना है। Reasonable accommodation करने के लिए necessary, appropriate, necessary modifications and adjustments. Modification किस में करना है? आपको laws में करना है। Which laws? The laws, program, policies, rules, regulation, just a minute, please. Professor Yadav, Just a minute, I'll conclude. You have called me, I have come here all the way. I have spent money, I have spent precious time. I'm coming to the question. yeah, please. Now, you have to correct the laws, program, policies which are inconsistent with the RPWD Act. Section 75 and 80 casts responsibility, duty and responsibility of CCPD. So, are the panelists, now the question, I'm coming to the intention of all that I have
explained. Are the panelists or the NGOs aware of any laws, any program, policies, any rules and regulations which are being corrected, which being inconsistent with the RPWD Act? अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. JNU के स्टूडेंट को हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट में. IIT बॉम्बे के स्टूडेंट को लैब असिस्टेंट के लिए Professor, we got your question. आप We'll वो go आप बताइए कि which inconsistent laws are being corrected or not corrected. Professor Yadav, we got your question. Thank you. You Thank wanted- you so much. Thank you very much. Go to the next one, please. This is the last one. We're sorry that we are not able to give you because your previous panels didn't allow us to do that. Last question, please. Good morning, sir. This is Vikas Munot from Chennai. One of the funda or one of the slogan is that empowerment through employment. और गवर्नमेंट ने हमें 4% एम्प्लॉयमेंट की रिजर्वेशन दी है. एंड इन तमिलनाडु इवन द एडेड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डायरेक्टेड टू फॉलो द सेम पैटर्न. ये फॉलो तो करते हैं मगर इसमें ये शरारत क्या करते हैं पता है? अभी एक 130 पोस्टिंग एक कॉलेज में अभी अनाउंसमेंट हुआ है वैकेंसी का. एंड व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन वन सीट फॉर द विजुअली इंपेयर्ड, बट दैट सीट हैज बीन पुट इन द मैथ्स डिपार्टमेंट. वन सीट blind SC scheduled caste mathematics department, and you and me very well know whether this seat is useful or not. Now what should you do in this circumstance? And they have been repeated offenders. Thank you. Thank you very much. I think we had a desire to take at least 5, but I think that's not possible. क्योंकि अगले और महत्वपूर्ण पैनल है, पैनलिस्ट ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तो प्लीज गेट द माइक बैक. मैं और मेरे पैनलिस्ट से भी मेरा निवेदन है कि वो 3 मिनट से ज्यादा ना ले. दे डोंट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. जो आपको पर्टिनेंट लगेगा, रिलेवेंट लगेगा वो कीजिए. यू हैव टू कंप्लीट इन 3 मिनट्स ईच. या गौतम जी. Yeah. So coming back to the question which was put forward by the gentleman from Chennai, definitely, these tactics are being used, but the important thing is that we have a gazette notification that what are the posts which are deemed identified for that particular post. So as people from the community, I think it is our responsibility to ask those questions, that if that post has been identified in mathematics, the Gazette also very clearly states that this entire exercise has to be done by the establishment. So they need to ask those questions and hard-hitting questions to their establishments that who are involved in identification of these posts. So I think that is my answer to that question. Coming back to the question from the faculty member from Delhi University, very pertinent question, sir. Yes, there are various laws which are discriminatory, and the glaring example is 119 laws, right from the panchayati level to state level to the central level, which discriminate people affected by leprosy. And it is very ironical, sir, that the Law Commission of India, the highest judicial lawmaking body, they themselves come up with the report number 256 to iron out these discriminatory laws. But that report by the Law Commission of India is gathering dust. There are no takers to implement that. Having said that, another route is through the parliament. The private members bill, Mr. K.T.S. Tulsi was the one who married UNCRPD with the RPD Act and came up with a very progressive bill for the rights of people affected by leprosy. It was never discussed or taken up in the parliament. So that's an irony. On the contrary, when elections come, what happens is that suddenly there is no demand, but government proposes EWS quota. So I think the root for the access to justice, in my opinion, is that
the first thing, which is also a demand, is that we need to first of all amend the Article 14 and 15, which very clearly should say that they should mention disability also in the list of non-discrimination, which is already there on 14 and 15. So that it is there in black and white, and I think that should be the way forward. Last question to the gentleman, brave from the Delhi University. I think Equal Opportunity Cell has been failing in its duty, but I think enabling units are the one, the UGC guideline says, it has to be mandated by a person with disability. I was the coordinator of enabling unit at my institution. Sadly, in the last 13 years, there has not been any meeting convened of the Equal Opportunity Cell at the same university from where you study and to which I belong. Sad state of affairs. Thank you. Yeah. I'll answer the students' question first on the enabling committee and the equal opportunity cell, because even I've been a student at Delhi University, and later I've interacted with a lot of colleges through my own foundation as well. I think enabling committees and equal opportunity cells at a lot of places do fail. But I think as somebody who's a student with a disability, the advantage there of having it compared to say 15 or 20 years back, जब ये सब नहीं होता था, is that if you've written to the enabling committee and the equal opportunity cell with your grievances and they don't follow back upon your grievances, and that is unfortunate. They should be following back. You have a better case to present to your state commissioner or your chief commissioner for persons with disabilities, or even to a high court or a Supreme Court later, related to the discrimination that you faced or the challenges that you have faced. In JNU, for example, the equal opportunity cell was consistently failing in the last couple of months, and a lot of students started writing to the central commissioner and also to the state commissioner of persons with disabilities, and they were actually forced to conduct an accessibility audit. And I was actually part of the audit team that also went. The audit report is still pending from the commissioner's side, but I am sure that some action will be taken, because now the equal opportunity cell and the enabling committee also know कि commissioner की नजर हमारे ऊपर है. तो I think आप लोगों के लिए ये एक बहुत powerful tool है कि अगर आप enabling committee and equal opportunity cell को बार-बार लिख रहे हैं, ये आपके लिए एक tool हो जाता है to go to higher courts to really answer that. Regarding the other two questions, I think Dr. Satinder Singh has already spoken about Article 15, and I think disability must be included in Article 15. But apart from that, correcting laws, one route is again the judiciary. The judiciary has been very active since the RPW Act 2016 has been passed in a lot of cases. Of course, in many others, we've had a long wait as well. But the judiciary is definitely a way to at least raise awareness about issues, even if you do not end up getting complete justice in that sense. The second is again the parliament, and for parliament I will again come back to political participation. मेरे को actually आप सबको पूछना है, how many of you really have a voter ID card? Can you put your hands up? Thank you. You can put your hands down now. मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक वोटर आईडी कार्ड बनाएं और 2024 इलेक्शन में वोट करें. The biggest change in these rights and in correction of these laws will come when people who are in parliament know that we are a vote bank and we can influence who comes to parliament and who doesn't come to parliament. So that's the only message that I really want to end with. Thank you. Thank you very much. I would like to respond the question of gentleman from Chennai regarding the implementation of reservation. Actually, the reservation, the problem relating the reservation in employment is arising everywhere, whether it's central government or state government. So we have to, because the government, particularly the bureaucracy, is not willing to take us. So that is a matter of fact. So we have to deal it case to case basis. When and where you face any problem, you can, as per the established law, you can approach to the state commissioner or chief commissioner or local NGO. Like in Chennai, if you are in Chennai, some local NGO are there, so you can take up their matter with the NGO, and help of the NGO, you can try to resolve it. NFB is also working in Chennai, so you can contact to NFB also. Thank you. Thank you very much. Friends, we are coming closer to the end of this session. When you have a fantastic panel, there is hardly anything for a moderator to say. Therefore, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ.
लेकिन पिछले 10 साल से, लगभग 10 साल से थोड़ा ज़्यादा ही है, रेडियो उड़ान से मिलजुल के काम करने के लिए हमको मौका मिला था. We once again, on behalf of myself and also my panelists, congratulate the Radio Udan for 10 years of their inauguration. ये मौका हमको देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दानिश and his team. Thank you very much. We'll leave it for the next panel and see you once more. Thank you.